Hey guys, hope you all doing fine. Welcome back to our channel. And as I promised in the last video, I am back with the one shot of excretory products and its elimination. जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, और जिनको ये चैप्टर पूरा आता है वो रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी एक एक एनसीईआरटी की लाइन कवर होगी बहुत ही क्रिस्प मैनर में. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी किसकी बात करती है? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स की. अमोनोटेलिक क्या करते हैं? जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं. यूरियोटेलिक क्या होते हैं? जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. और यूरिकोटेलिक क्या होता है? यूरिकोटेलिक में सी आता है और यूरिक एसिड में भी सी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना यूरियो और यूरिकोटेलिक में. यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं. अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए वो सॉल्युबल इन H2O भी होता है. फिर हमारे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? AIB एक वेब सीरीज़ का नाम है, आपको पता ही होगा. एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस. इंसेक्ट कौन से आते हैं इसमें? इंसेक्ट एक्वेटिक वाले आते हैं. जो अमोनिया होता है ना, उसको निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं, फिशेस एंड ऑल. बोनी फिशेस, मरीन फिशेस नहीं, बोनी फिशेस जो हैं सब पानी में रहती हैं, तो ये आराम से एक्सक्रीट आउट कर सकती हैं अमोनिया. फिर होता है RBI लिमिटेड, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स. तो ये हमारे किस में आते हैं? इंसेक्ट कौन से? टेरेस्ट्रियल वाले. यहाँ पे इंसेक्ट एक्वेटिक वाले, यहाँ पे इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल वाले. फिर मेक माई ट्रिप, यूरिकोटेलिक के. मैमल्स, मरीन फिशेस, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, ये सब हमारे किसके हैं? यूरिकोटेलिक के. तो हम एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देख लेते हैं. बहुत ही क्रिस्प मैनर में एनसीईआरटी कवर है, और आप अपनी एनसीईआरटी में बस इतने ही पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिएगा, बस इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किसके निकालने के लिए चाहिए होता है? अमोनिया को. जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में मार्क हैं वो नोट्स में नहीं लिखती हूँ मैं, जिससे कि आप जब रिवाइज करते हैं तो एनसीईआरटी को आप बहुत ज़्यादा मार्क कर लोगे ना, तो एनसीईआरटी ख़राब हो जाएगी, आपके रिविजन में दिक्कत आएगी. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किसको चाहिए होता है? अमोनिया को निकालने के लिए. फिर यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है. मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसके लिए चाहिए होता है? यूरिक एसिड को निकालने के लिए. प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म बोलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. किडनी डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको मार्क कर लीजिए. जो जिसमें रेड स्टार बने वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अमोनिया जो है मेटाबोलाइज हो जाती है यूरिया में, लिवर में. क्यों? क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है. तो हमारी जो लिवर होती है वो उसको क्या करती है? उसको मेटाबोलाइज कर देती है. नाउ दिस इज एन असर्शन रीजन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. क्यों यूरिया को हम लोग रिटेन करते हैं किडनी मैट्रिक्स में? जिससे कि डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे. असर्शन रीजन है. अब ये वाला पार्ट है हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स. फ्लैटवर्म्स एग्जाम्पल प्लानेरिया, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ही आता है. ये पार्ट हमारा एनिमल किंगडम में है, तो हम इसको उसमें कवर करेंगे. इसमें बस एक रीडिंग मार लीजिए आप चाहे तो. Rotifers in some annelids are the cephalochordates. Amphioxus, Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, osmoregulation. Nephridia earthworm में होते हैं और annelids में भी होते हैं. Malpighian tubules cockroaches में होते हैं. Antennal glands हमारे crustaceans like prawns में होते हैं. Human excretory system की बात करते हैं, तो ये human excretory system का डायग्राम है. सबसे पहले ये हमारी होगी inferior, इसको इधर लिखते हैं, inferior वेना कावा. इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है? हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आती है. इन्फीरियर मतलब नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. तो किडनी हमारी नीचे ही लोकेटेड है ना. किडनी हमारी कहाँ लोकेटेड है? लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा में, मतलब थोड़ी नीचे की साइड. या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 11th और 12th रिब्स के बीच में होती है. लास्ट थोरैसिक मतलब क्या होता है? थोरैसिक मतलब जो आपका रिब केज है उसकी जो लास्ट रिब है T12 और थर्ड लंबर वर्टेब्रे के बीच में हमारी किडनी होती है. इन्फीरियर वेना कावा ये हो गई. ये जो हमारे ग्रीन कलर के ग्लैंड्स हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं. एड्रिनल ग्लैंड्स हैं. ये वाली हमारी रीनल आर्टरी है, जो कि रेड कलर से दिखा रहे हैं, रीनल आर्टरी. ये हमारी डॉर्सल अयोर्टा है. डॉर्सल अयोर्टा की ही ब्रांच होती है रीनल आर्टरी. डॉर्सल अयोर्टा. अब ये हमारी राइट किडनी है. इसमें लग रहा होगा कि ये लेफ्ट है, लेकिन जब हम डायग्राम में बनाते हैं तो राइट और लेफ्ट इंटरचेंज कर देते हैं. ये राइट किडनी है. ये थोड़ी सी नीचे होती है. क्यों नीचे होती है? जिससे कि लिवर को जगह मिल पाए. बॉडी में और भी तो ऑर्गन्स हैं. ये हमारी क्या है? रीनल वेन है, ब्लू कलर से. ये हमारी रीनल वेन है. ये हमारा क्या है? यूरेटर है.
ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। अब इसको पढ़ लेते हैं। राइट किडनी इज स्लाइटली लोकेटेड लोअर टू अकोमोडेट लिवर। डायमेंशंस याद करने के लिए 10 to 12, 12 में ल आता है, लेंथ में भी ल आता है, थिकनेस में 2 to 3 है, थिकनेस में टी आता है, 2 में भी टी आता है। वेट ऐसे याद कर लीजिए 120 to 170 ग्राम, आसान है, याद हो जाएगा। विथ में देखिए W का एक पेट है और 5 का भी एक पेट है, मतलब दोनों, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, W में पेट है तो इसके में 5 आएगा, 5 to 7। अब आते हैं किडनी हैज़ अ टफ कैप्सूल ऑन द आउटर साइड, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं और जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं किडनी के, इनका जो मतलब इनका अपीयरेंस होता है वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है। क्यों स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है? क्योंकि यहाँ पे LH और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ के नेफ्रॉन्स कुछ इस प्रकार से जो है अरेंज होते हैं कि वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस देते हैं, ऐसे लाइन लाइन वाला, जैसे वाइट कलर से दिखाया है। अब ये कुछ डक्ट्स हैं जो माइनर कैलिक्स हैं और फिर ये जो ब्लू वाली है वो मेजर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलती है और मेजर कैलिक्स आपकी रीनल पेल्विस में खुलती है। रीनल पेल्विस से आपकी यूरेटर बाहर निकलती है। फिर ये हो गया हमारा आउटर कॉर्टेक्स। अब जो कॉर्टेक्स का पार्ट है वो कुछ जो है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आ रहा है। ये जो मैंने पोर्शन को मार्क करा है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है जो पिरामिड्स के बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई, कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। और मेडुला हैज स्ट्रिएशंस, अभी मैंने बताया था, बिकॉज LH एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट, इसलिए इनके पास स्ट्रिएशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं तो ये हमारी एफरेंट आर्टीरियोल, ये हमारी ईफरेंट आर्टीरियोल। ईफरेंट में ई आता है, ई मतलब एलिमिनेट आउट, ई से एलिमिनेट होता है, तो ई से मतलब ईफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड बाहर जाता है, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड अंदर आता है। अब एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, ईफरेंट का छोटा होता है। ए का देखो पेट है यहाँ पे, ये देखो ए का पेट है ये, और ईफरेंट में ई का तो कोई पेट ही नहीं है, तो ए का पेट है मोटा सा, तो उसका मतलब इसका डायमीटर मोटा, ईफरेंट का डायमीटर पतला। तो अब देखो, अब ये दोनों आर्टरीज जो मिलकर एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं जिनको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये वाला हमारा क्या है, बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जैसे चाय छानते हैं तो चाय की जो छन्नी होती है ना, वो उसी को ग्लोमेरुलस समझ लो, क्योंकि ये भी वही काम करती है। जब चाय छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है, तो ग्लोमेरुलस भी वही काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है ये। तो ये हमारा ब्लड को फिल्टर आउट करता है ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिल के हमारा क्या बनाते हैं, मैल्पिगियन बॉडी। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैल्पिगियन बॉडी। कलेक्टिवली ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल को मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। फिर से एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एफरेंट आर्टीरियोल है, ये हमारा ईफरेंट आर्टीरियोल है, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसके अराउंड होती हैं, PCT और DCT के अराउंड होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारा PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। ये लूप ऑफ हेनले का जो नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मतलब नीचे आने वाला, और ये जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, जो बताया था, टफ्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। कैपिलरीज के स्क्वामस एपिथेलियम को हम लोग और क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम भी बोलते हैं, एंडोथेलियम। आई होप दिस कलर इज विजिबल, आई विल चेंज द कलर, वेट। PCT में क्या होता है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें माइक्रोविलाई चाहिए होते हैं, सरफेस एरिया जिससे बढ़ जाए। तो PCT क्या होती है, लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइंड बाय माइक्रोविलाई, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। 70 to 80% ऑफ वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स PCT में ही एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो मैंने आपको बताया लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। तो जो असेंडिंग पार्ट है और जो डिसेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट में क्या होता है, एक थिन पार्ट होता है और एक थिक पार्ट होता है। एक थिन होता है, एक थिक होता है। जो थिन वाला होता है उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, और जो थिक वाला पार्ट होता है उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। तो डायग्राम में तो हम बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखा देते हैं कलेक्टिंग डक्ट हर नेफ्रॉन का, लेकिन हमारी NCERT कहती
कहती है कि हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, और कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारे डीसीटी जो है कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं तो हर की कलेक्टिंग डक्ट नहीं है उसमें, कुछ नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वन नेफ्रॉन, मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ DCT of many nephrons open into a collecting duct. डक्ट ऑफ विलिनाई क्या होता है, जो अभी मैंने ऊपर आपको रीनल पेल्विस दिखाई थी, रीनल पेल्विस में ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। अब बहुत सारी जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स आ रही थी ना, वो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स जो है वो रीनल पेल्विस में खुलती हैं, और उसी के डक्ट को हम लोग डक्ट ऑफ विलिनाई बोलते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड PCT एंड DCT। वासा रेक्टा क्या है हमारा, वासा रेक्टा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड लूप ऑफ हेनले, और ये कैसी होती है, ऑस्मो रेगुलेटरी एंड फंक्शन होती है। कैसी होती है, ऑस्मो रेगुलेटरी एंड फंक्शन होती है। अब देखते हैं ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल एंड DCT। अब देखो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है तो सारे नेफ्रॉन बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। कौन से, एफरेंट आर्टेरियल और DCT। हम डायग्राम में तो इतना खुला खुला दिखाते हैं, देखो हमने एफरेंट आर्टेरियल इधर बनाया था और DCT इधर बनाया था ये, लेकिन असलियत में नेफ्रॉन तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, बहुत कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से, चिपकने की वजह से एफरेंट आर्टेरियल और DCT की प्रॉक्सिमिटी की वजह से, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। DCT की जो सेल्स हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैं सब कुछ लिख के नहीं लाती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में इसलिए लाती हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में। एफरेंट आर्टेरियल में क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल में भी जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, उसको हम JG सेल्स बोलते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली हम लोग JGA बोलते हैं या फिर JG एपरेटस बोलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन भी हमारे बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं जो कि 85% होते हैं, जक्स्टामेडुलरी एक्टिव ड्यूरिंग इमरजेंसी होते हैं, हमारे इमरजेंसी में एक्टिव होते हैं, और ये कम होते हैं, 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में डिफरेंस क्या है, जो लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होता है वो शॉर्ट होता है, और जो जक्स्टामेडुलरी में होता है वो लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनले डज नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द मेडुला, क्यों, क्योंकि वो जो इतना लंबा है ही नहीं लूप ऑफ हेनले, तो वो मेडुला में बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करता है, और इनका जो होता है जक्स्टामेडुलरी का, ये डीप जाता है मेडुला में। वासा रेक्टा एब्सेंट होती है इनमें या फिर रिड्यूस्ड होती है, बहुत ज़्यादा फुल्ली फंक्शनल नहीं होती या फिर एब्सेंट होती है, और जक्स्टामेडुलरी में जो वासा रेक्टा है वो प्रेजेंट भी होती है और डेवलप्ड भी होती है। इनके पास वासा रेक्टा नहीं है तो इसलिए ये खाली एक्सक्रीटरी होते हैं, क्यों, क्योंकि वासा रेक्टा का जो है फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, और जक्स्टामेडुलरी के पास हमारी वासा रेक्टा भी है, तो ये एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मोरेगुलेटरी दोनों होते हैं। फिर हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, ये हमारे हैं यूरेटर्स। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब हमारा यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या फंक्शन होता है, यूरिन स्टोर होता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि जैसे ही पानी पिया वैसे ही वॉशरूम जाना पड़ता है, नहीं, क्यों, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर हमारा यूरिन को स्टोर कर लेता है, और एक फ्लैप होता है इसके ओपनिंग पे, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग पे एक फ्लैप होता है, जो कि इस यूरिन को बाहर निकलने से, जब तक सिग्नल ना आए CNS से, आपके ब्रेन से, तब तक वो बाहर निकलने से रोकता है। तो ये जो स्फिंक्टर होता है वो एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, 2 स्फिंक्टर होते हैं। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है, इंटरनल स्फिंक्टर में देखो इन आ रहा है मतलब वो इनवॉलेंट्री है। हम लोग जो यू गो टू वॉशरूम बाय योर ओन विल, मतलब ये एक वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, यू आर गोइंग बाय योर ओन विल, तो ये एक वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कब है, द passing out of urine is an involuntary response because the CNS has given signal to your urinary bladder muscles कि now you have to contract and release the urine। तो urinary bladder के कुछ smooth muscles होती हैं जिनको CNS, हमारा जो brain है वो signal देता है कि now you have to contract and release the urine। तो उन smooth muscles को क्या बोलते हैं हम लोग, detrusor muscles, detrusor muscles। फिर आता है यूरेटर। यूरेटर क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं, अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था, जो यूरिन को किडनी से लेकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कराते हैं। 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, NCERT का डेटा है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, उसका NCERT डॉर्सल वॉल पे होती है किडनी, इंपॉर्टेंट, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पे होती है। डायमेंशंस ऊपर याद करा दिए। इसकी जो एक कॉन्केव साइड होती है किडनी की, उस पर एक हाइलम होता है। इसे राजमा देखा, राजमा को किडनी बीन्स भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि वो किडनी के शेप का दिखते हैं, और किडनी हमारी रेडिश ब्राउन होती है और जो राजमा है वो भी रेडिश ब्राउन होता है, इसलिए उसको किडनी बीन्स बोल देते हैं। अभी कभी राजमा में देखा एक ब्लैक स्पॉट होता है उसकी कॉनकेव साइड पे, केव लिखा है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कॉनकेव साइड पर उसके एक ब्लैक स्पॉट होता है, तो उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं।
वैसे ही किडनी पे भी एक ब्लैक स्पॉट होता है, उसको भी हम लोग हाइलम बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ द किडनी की एक टफ कैप्सूल होती है, जिसको अभी ऊपर बताया था, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं। फिर आते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। हमारी जो किडनी है वो बहुत ही एडवांस किडनी है ह्यूमंस की, उसको हम लोग मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बस लिखा है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर हेयरपिन शेप्ड लूप ऑफ हेनले होता है और यू शेप्ड वासा रेक्टा होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शेप की वासा रेक्टा होती है और हेयरपिन शेप का हमारा लूप ऑफ हेनले होता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, 3 स्टेप्स हैं। और जो हमारा, जैसे हम चाय को जब छानते हैं छन्नी से, तो एक प्रेशर से ऊपर से चाय डालते हैं ना, जो पैन में से चाय डालते हैं तो एक प्रेशर से डालते हैं, तो वैसे ही जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए हमारा ब्लड आता है तो वो एक प्रेशर से आता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, जो कि 10 mm ऑफ Hg होता है। अब क्या होता है, 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड, किडनी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारा, तो वो बहुत सारा ब्लड लेती है हार्ट से। 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड पास्ड बाय द हार्ट इज पम्प्ड टू द किडनी, और वो 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड कितना होता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड किडनी को ही चला जाता है खाली। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ, ब्लड आया एफ्रंट आर्टीरियोल से, मोटा वाला एफ्रंट से बाहर जाता है, एफ्रंट से आया यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, जिसके एंडोथीलियम की लाइनिंग है, ये छन्नी जैसा एक्ट करता है। चाय जब छानते हैं तो यहाँ से छान के खाली प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड विल फिल्टर आउट। जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स है, जैसे चाय पत्ती जो हमारी है उसको प्रोटीन समझ लो, प्रोटीन हमारा बोमेंस कैप्सूल में ही रह जाएगा, छन्नी में ही रह जाएगा, तो जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे जो प्रोटीन है वो उसी में रह जाएगा, जो फिल्ट्रेट है वो बाहर निकल आएगा। अब इसकी जो बोमेंस कैप्सूल की कुछ सेल्स होती हैं, ये भी बोमेंस कैप्सूल भी एपिथेलियम से ही लाइंड होता है, जैसे कि ग्लोमेरुलस में एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है, वैसे इसमें भी एपिथेलियम होती है। इसकी एपिथेलियम कुछ मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हम लोग पोडोसाइट्स बोलते हैं। व्हाट आर नोन एज पोडोसाइट्स। ब्लड passes through the glomerulus and only plasma part of the blood is filtered out. प्रोटीन्स नहीं होते फिल्टर आउट। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं। क्या होता है, पीसीटी होता है, ऊपर बताया था मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% H2 एंड मिनरल्स होते हैं। रिवाइज हो गया ये तो। अब हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है पीसीटी में, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैसिव होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव भी होता है। पैसिव किसका किसका होता है, H2O या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट का सच एज यूरिया। और एक्टिव किसका किसका होता है, जितने भी आयन्स हैं हमारी बॉडी में सबका एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्टिव होता है। NaCl एक आयन है, और भी बहुत सारे आयन्स होते हैं, अदर आयन्स H+, K+, NH4+, सबका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। और अमीनो एसिड भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा कि ज्विटर आयन के फॉर्म में कभी कभी एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी जो है हमारा एक्टिव में होता है। और ग्लूकोज भी एक्टिव से होता है। मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस। P फॉर पीसीटी, P फॉर पीएच। पीसीटी मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस। आपकी एनसीईआरटी कहती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले पार्ट में एनसीईआरटी ने लिखा है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑल्सो मेंटेन्स द पीएच एंड आयनिक बैलेंस, पर जो मेन पोर्शन है जो पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है वो आपकी पीसीटी ही है। तो अगर ऑप्शन में पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिखें तो प्रेफर पीसीटी को करिएगा। अगर ऑप्शंस में पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दोनों एक साथ दिखें पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन में पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिए हैं तो खाली पीसीटी को मार्क करना। अब डीसीटी पे आते हैं, कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब कि कुछ सिग्नल दिया गया है इसलिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कि कोई कंडीशन है वहाँ पे, तो Na+ और H2O का ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है इनडायरेक्टली। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, पीसीटी में ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे H2O, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, NaCl, ये सब तो रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, पर एब्जॉर्ब क्या हो रहा है हमारा, HCO3- पीसीटी में एब्जॉर्ब हो रहा है, अभी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। रीअब्जॉर्ब मतलब दोबारा एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब मतलब पहली बार एब्जॉर्ब हुआ। खाना सीधा किडनी में थोड़ी ना आ जाता है, खाना तो मुंह से गया फिर जाएगा नीचे एलिमेंट्री कैनाल में। तो जब HCO3- का आयन जो है वो पहली बार एब्जॉर्ब पीसीटी में ही जाकर होता है, ऊपर से जब खाना गया तो अभी कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन, अब देखो पीसीटी में एब्जॉर्ब हुआ था और डीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पीसीटी में पहली बार एब्जॉर्ब हुआ था और डीसीटी में दूसरी बार रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्ब लिखा है। हाइपोथैलेमस से जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा वो एडीएच रिलीज करेगी।
एडीएच किस पे एक्ट करेगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच किस पे एक्ट करेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा। डीसीटी की कुछ सेल्स है मैक्यूला डेंसा जो कि मॉडिफाई हो गई थी, बताया था अभी ऊपर। एडीएच रिसेप्टर्स होते हैं इन पे, और एडीएच रिसेप्टर्स होते हैं तो जैसे ये एक्ट करेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, जो कि कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन है। कंडीशन क्यों है? क्योंकि डीसीटी जो आपका हाइपोथैलेमस है उसने सिग्नल दिया है कि वाटर की कमी हो रही है बॉडी में, बॉडी को वाटर को एब्जॉर्ब कराओ, तो एडीएच क्या काम करा एडीएच ने कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? सेम काम करता है लेकिन हार्मोन दूसरा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ये इनडायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन ने Na+ को एब्जॉर्ब कराया और Na+ के साथ साथ वाटर आ गया, तो Na+ का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। अब आते हैं सेक्रेशन पे। जो हमारी पीसीटी है वो NH4+ और H+ को सेक्रेट करते हैं। हमारी बॉडी कुछ नेसेसरी आयंस जो हमारी बॉडी में ज़रूरत है उसको सेक्रेट करती है, तो जो हमारी पीसीटी है वो NH4+ और हमारे H+ को सेक्रेट करती है। और यहाँ पे K+ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में एक कंट्रोवर्सी है कि जो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया है उसमें K+ को रीअब्जॉर्ब होते हुए दिखाया है, और जब उसने टेक्स्ट में लिखा है तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि K+ इज़ रिलीज्ड, इट इज़ सेक्रेटेड आउट। तो हम लोग डायग्राम को ज़्यादा सही मानते हुए लिखेंगे कि NH4+ और H+ इज़ सेक्रेटेड एंड K+ इज़ रीअब्जॉर्ब्ड। पर अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि NH4+, H+ एंड K+ ऑल आर सेक्रेटेड बाय पीसीटी, तो ये भी सही माना जाएगा। ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है कि K+ इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड NH4+ एंड H+ इज़ सेक्रेटेड, ज़्यादा करेक्ट ये है। पर अगर K+ लिखा आ जाए तो उसको भी मान लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट में कुछ और है और डायग्राम में कुछ और है। डीसीटी H+ और K+ रिलीज करती है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी H+ और K+ रिलीज करती है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का भी कौन सा पार्ट? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। जो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है जो कि हमारा ग्लोमेरुलस से आया था वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, खाली 1% जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि 99% में कुछ यूजफुल है। यूरिन में सब कुछ तो फेंक नहीं देंगे, यूरिन में तो खाली उतना फेंकेंगे ना जितना हमारा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब जो हमारा यूरिन का जो फिल्ट्रेट रेट है वो कितना होता है? वो होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। मिलीलीटर है, लीटर नहीं है, मिलीलीटर पर मिनट। 125 लीटर पर मिनट मतलब पूरे दिन वॉशरूम में ही बैठे रहेंगे फिर तो। फिर 180 लीटर पर डे है। फिल्ट्रेट का रेट कितना है? 180 लीटर पर मिनट और 125 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये मिलीलीटर, लीटर और मिनट और डे का ख्याल रखना। बॉडी प्रोड्यूसेस कितना यूरिन? 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। 1.8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 180 हमारा लीटर पर डे है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी 1.5 लीटर ऑफ यूरिन लिखती है तो हम भी 1.5 लिखेंगे। 1.8 भी सही है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या है हमारा, ये पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। ये बता दिया 1100 से 1200 होता है, 1/5 होता है थ्रू 3 लेयर्स। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की 3 लेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लेयर्स कौन सी हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, सबसे पहले एंडोथीलियम आता है ग्लोमेरुलस का, उसके बाद एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके बीच में होता है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है। ये सब मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है। और एंडोथीलियम कैसी होती है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की? एंडोथीलियम, फिर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसकी पोडोसाइट्स अभी बताई थी ना। तो सबसे पहले एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर पोडोसाइट्स, 3 लेयर्स से हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फिल्टर आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स जो है पास आउट नहीं होते, बोमन्स कैप्सूल में ही रह जाते हैं। 125 मिलीलीटर पर मिनट, 180 लीटर पर डे। अब यहाँ पे देख लो कि जब अ फॉल इन जीएफआर होता है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल इन जीएफआर जो है रेनिन रिलीज करता है। जब जीएफआर कम होता है तब रेनिन रिलीज होता है। अब इसके बारे में आगे भी बात करूँगी मैं लिख के। और जो हमारा ये जो जब एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना तो ऑप्शन में 2 रेनिन डालेगा, RENIN, RENNIN। तो ये जो NN वाला है ना, ये रेनिन हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये रेनिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो ये वाला रेनिन किडनी से रिलेटेड नहीं है। किडनी से रिलेटेड वो वाला रेनिन है जिसमें एक N आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं। हमारा ये तो मैंने बता ही दिया पीसीटी में। देखो यहाँ पे पीसीटी में क्या लिखता है ये कि
हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटेशियम आयंस फिल्ट्रेट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 होता है। पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है HCO3 का। और डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में ऊपर बताया था, सेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो ये वाला मैकेनिज्म है वो कंसंट्रेट करता है, यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है जिससे कि सारा फिल्ट्रेट ना निकल जाए हमारी बॉडी से। कंडीशन रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस होता है एंड NH3 टू मेंटेन द पीएच सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड होता है, डीसीटी करता है ये। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन है, दिस सेगमेंट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, अगेन असर्शन रीजन, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी मैंने बताया था, ये असर्शन रीजन लिखा था वहाँ पे भी। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म को देख लेते हैं। जब फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों वर्क करता है? कंसंट्रेट करने को, यूरिन को कंसंट्रेट कराता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। जब यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ब्लड आया, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ तो क्या करता है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है यूरिन को कंसंट्रेट करेगा और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी की। यहाँ पे 400 होगी ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कितनी है, 400 है, तो यहाँ पे भी 400 होगी, यहाँ पे 600 होगी, यहाँ पे 800 होगी, यहाँ पे 1000 होगी, यहाँ पे 1200 होगी। जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसको काउंटर करंट बोलते क्यों हैं? अच्छा पहले ये देख लेते हैं काउंटर करंट क्यों बोला हमने। यहाँ से जो है ब्लड नीचे आया, अब सॉरी फिल्ट्रेट नीचे आया, ब्लड नहीं है यहाँ पे, यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे आया, यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर गया, ये फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है यहाँ से, और जो वासा रेक्टा है उसमें उल्टा चलता है। काउंटर मतलब क्या होता है, उल्टा चलना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे जाएगा, ये फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर चल रहा है, काउंटर करंट। अब देखो यहाँ से जब फिल्ट्रेट नीचे आया था तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी और H2O को बाहर निकाला जा रहा था। H2O को हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। नमक और पानी में से पानी निकाल दो तो क्या होगा, नमक बचेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो लूप ऑफ हेनले में मैक्सिमम कंसनट्रेशन दिखती है 1200 की, खाली जो है इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट बचा, पानी तो सारा निकल गया हमारा। अब जब ये ऊपर गया, जब ये फिल्ट्रेट ऊपर गया, फिर से बॉडी अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगी, अब डाइल्यूट करना शुरू करेगी। 1200 से फिर से 1000 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 800 आएगा, फिर यहाँ पे 600 आएगा, फिर यहाँ पे 400 आएगा, फिर यहाँ पे 300 आएगा, 300 से 200 पहुँच जाएगा। इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा कहाँ पे, डीसीटी में। बॉडी में देखो ये हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, बॉडी में कहीं पर भी 200 नहीं है, लेकिन डीसीटी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बॉडी से भी कम ऑस्मोलैरिटी दिखती है जो कि 200 की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये यहाँ पे, अब हमने क्या करा, यहाँ पे डाइल्यूट करना शुरू करा, यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ गई थी, खाली नमक नमक बचा था, पानी तो सारा निकल गया था। अब यहाँ से हमने नमक निकालना शुरू करा, NaCl, फिर से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करनी, यहाँ पे NaCl निकला, यहाँ पे NaCl निकला, यहाँ पे NaCl निकला। ये सारा NaCl इकट्ठा होके वासा रेक्टा का ब्लड किधर जा रहा है, यहाँ पे वासा रेक्टा का ब्लड जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है। देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, ये सब नीचे जा रहा है, तो वासा रेक्टा इस NaCl को नीचे ले जाएगी तो यहाँ पे NaCl इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगी, वासा रेक्टा इसको ब्लड को ऊपर ले जाएगी तो यहाँ से NaCl वापस निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी, यहाँ से NaCl निकाल देंगे, वापस डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे NaCl निकला था, NaCl को नीचे ले आई वासा रेक्टा ब्लड के साथ, अब ब्लड के साथ ये ऊपर जा रहा है और ये NaCl बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे जब ये 200 आ गया था, अब 200 के आगे फिर से यहाँ से फिल्ट्रेट मूव करेगा, फिर से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, बॉडी अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना चाहती है बार बार, फिर से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी तो फिर से यहाँ पे कंसंट्रेशन सीन होगा, यहाँ पे मतलब कंसंट्रेट होगी यूरिन। यहाँ से H2O निकाल दोगे, पानी और नमक में से पानी निकाल दिया तो क्या बचा, कंसंट्रेटेड पार्ट। जो आपका कंसंट्रेटेड पार्ट बचा पानी निकाल के, वो क्या हुआ, यूरिन। यूरिन इज नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड है यूरिन। ये हमारा हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों वर्क करता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए।
अब हमारा एक ट्रिक से हम सीख लेते हैं कि बच्चे ये भूल जाते हैं, हाँ यहाँ से ये भूल जाते हैं कि यहाँ से H2O निकलता है और यहाँ से NaCl निकलता है। यहाँ से H2O ही क्यों निकला, यहाँ से NaCl क्यों नहीं निकला? क्यों? क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, NCERT कहती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ओनली परमिएबल फॉर वाटर। और जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इट इज इम्पर्मिएबल फॉर वाटर एंड नियरली परमिएबल फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। जहाँ पर भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर असेंडिंग लिम्ब में हम कहाँ गए थे, यहाँ पे कहाँ गए थे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर मतलब NaCl निकलेगा, मतलब परमिएबल फॉर NaCl, इम्पर्मिएबल फॉर वाटर। ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, NaCl नहीं निकलेगा। तो नीचे में न आता है, NaCl में भी न आता है। जो जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं परमिएबल फॉर NaCl, ऊपर से नीचे आ रहे हैं परमिएबल फॉर वाटर, नीचे से ऊपर परमिएबल फॉर NaCl, ऊपर से नीचे परमिएबल फॉर वाटर। एक बार NCERT देख लेते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एक्ट एज वेल एज द काउंटर करंट इन बिटवीन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडलरी इंटरस्टिशियम। अगर वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले आसपास ना होते, प्रॉक्सिमिटी में ना होते, तो हम ये मेंटेन नहीं कर सकते थे, हम ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये असर्शन रीजन में आपका पूछा जा सकता है। ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है, NaCl और यूरिया, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। NaCl रिटर्न कौन करता है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा हमारा रिटर्न कर देती है इंटरस्टिशियम में। यूरिन कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड है, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड है। रेगुलेशन पे बात करते हैं तो हमारे रेगुलेशन पे आते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन टू ऑपरेट, सबसे पहले रेगुलेशन 3 टाइप से होता है। एक हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, एक हमारा रास के थ्रू होता है, एक हमारा ANF के थ्रू होता है। ANF मतलब हमारा हार्ट मतलब जो हार्ट की एट्रिया वाली वॉल है वो। तो हमारा हार्ट की एट्रिया वाली वॉल से जब हमारा रेगुलेशन होता है तो हार्ट हमारा कब वर्क करता है, जब GFR ज़्यादा होता है तब हमारा हार्ट वर्क करता है। और जो हमारा रास है और हाइपोथैलेमस है वो कब वर्क करता है, वो तब वर्क करता है जब हमारा GFR कम होता है। तो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस कब काम करता है, जब GFR हमारा कम होता है। तो जैसे GFR कम होगा तो हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहेगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि अब तुम ADH को रिलीज कराओ। यहाँ पे ये ADH रिलीज होगा। ADH किस पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट और DCT पे एक्ट करेगा। कलेक्टिंग डक्ट और DCT पे जैसे ही एक्ट करेगा, क्या कराता था ADH, अभी ऊपर पड़ा था, वो उसको एब्जॉर्ब कराता था। कलेक्टिंग डक्ट और DCT पे एक्ट करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर के साथ GFR बढ़ जाएगा। इसका काम क्या था, GFR को बढ़ाना ही तो था, क्योंकि ये कब काम करता है, जब GFR कम होता है। फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ये क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियल। जैसे कपड़े में अगर मान लो पानी है, बहुत सारा पानी भरा है, तो तुम उसको निचोड़ दोगे तो पानी निकल जाएगा। तो वैसे ये क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, इफरेंट आर्टीरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उसमें से ब्लड ज़्यादा देर तक रहेगा उसके अंदर, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियल होगा। अगर किसी चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो ब्लड ज़्यादा देर तक रहेगा, तो GFR ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर रेगुलेशन बाय JG और रास होता है, वो भी कब वर्क करता है, जब GFR कम होता है। ये भी कब काम करता है, जब GFR कम होता है। चेंज इन ऑस्मोलैरिटी कौन डिटेक्ट करता है, मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करती हैं। ये सारा मैकेनिज्म हमारी किडनी में हो रहा है इतना। मैक्यूला डेंसा हमारी डिटेक्ट करेंगी, किसको सिग्नल करेंगी, JG सेल्स से कहेंगी कि भाई JG सेल्स तुम रेनिन को रिलीज़ कराओ, सिंगल N वाला रेनिन को रिलीज़ कराओ। अब ये किडनी जो है फिर जाके ये वाला जितना मैकेनिज्म है, यहाँ से ये सब ब्लड वेसल में हो रहा है, यहाँ से ब्लड वेसल में जाएगा। अब जो ब्लड वेसल है उसमें एंजियोटेंसिन एक फैक्टर है जो कि हमारी लिवर प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करती है, लिवर। ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करेंगी, ये फिर से क्या करेंगी, हमारी सबसे पहले तो एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कराएंगी। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स से कहेंगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या कहेंगी कि भाई तुम एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराओ। एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा तो क्या होगा, Na+ रीएब्जॉर्ब होगा और उसी के साथ वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। ठीक है।
दूसरा काम क्या करती हैं ये, पीसीटी पे एक्ट कराएंगी। पीसीटी से क्या कहेंगी कि तुम पीसीटी पे एक्ट करेंगी, ये जो हमारा एंजियोटेंसिन वाला फैक्टर है वो हमारा किस पे एक्ट करेगा, हमारा पीसीटी पे एक्ट करेगा। और पीसीटी से क्या कहेगा कि तुम आयंस और H2O को एब्जॉर्ब कराओ। पीसीटी से कहेगा एब्जॉर्ब आयंस एंड H2O। और क्या करेगा, तीसरा पॉइंट, पहला एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराया, फिर पीसीटी बैक कराया, और ऊपर सेम जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो यहाँ पर भी कराएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, जो अभी मैंने ऊपर बताया था ना, कपड़े में से पानी अगर तुम ऐसे निचोड़ोगे तो पानी निकलेगा, तो वैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे तो ब्लड निकलेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब हमारा ब्लड वेसल में हो रहा है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। एएनएफ कब काम करता है, जब जीएफआर हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अब जीएफआर बढ़ा हुआ है मीन्स जीएफआर को कम कराना है। हर चीज़ बढ़ ही नहीं दे सकती बॉडी में, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा अगर वाटर का, तो डायूरेसिस नहीं होगा, मतलब यूरिन नहीं निकलेगी। तो जीएफआर जब बढ़ा हुआ है तो इस पर काम कराएगा। तो एएनएफ का सबसे पहला क्या काम है, इनहिबिट रास मैकेनिज्म हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, 3 हार्मोन का खेल है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन। इनसे कहेगा कि भाई अब तुम निकलना बंद कर दो, अब जीएफआर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्या कराएगा, नो एल्डोस्टेरॉन। और क्या कराएगा, नो एडीएच भी बंद कर देगा, एल्डोस्टेरॉन भी बंद कर देगा। इनहिबिट लिख लो, इनहिबिट एडीएच, इसको लिखते हैं इनहिबिट एडीएच। और क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन मतलब उसका जो ब्लड कैपिलरी थी उसका डायमीटर को बड़ा कर देगा। क्यों डायमीटर को बड़ा कर देगा, कि भाई अब ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, ब्लड थोड़ा कम करो, जीएफआर बढ़ रहा है। रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही कहते हैं। एडेनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, एडेनो में ए आता है, एंटीरियर में भी ए आता है। फिर हमारा कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है इसका, ये हमने पढ़ लिया। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, स्टार मार्क कर लो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ये। वैसोडाइलेशन कराता है। वैसोडाइलेशन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको कपड़े वाले कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिक्चुरेशन में क्या होता है, मिक्चुरेशन एक न्यूरल मैकेनिज्म है, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड मैकेनिज्म है। जब भी ब्लैडर फुल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव क्यों हो जाते हैं, कि वो अर्ज फील कराते हैं कि नाउ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, सीएनएस को सिग्नल देंगे। सीएनएस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू जो है ब्लैडर को सिग्नल देगा कि भाई ब्लैडर तुम अपने डेट्रूसर मसल्स जो हैं तुम्हारी उनको कॉन्ट्रैक्ट कराओ और यूरिन को बाहर निकलवाओ। यूरिन का बाहर निकलना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है, वो कि न्यूरो मैकेनिज्म होता है। यूरिन का कलर क्यों आता है, यूरोक्रोम की वजह से आता है। पीएच कैसा होता है यूरिन का, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 होता है। अप्रॉक्स 1.5 या फिर 1.8 लीटर पर डे होती है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक बीमारी होती है जो कि एडीएच की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि एडीएच निकल नहीं रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और डायूरेसिस बढ़ जाएगा। फिर मिक्चुरेशन की एनसीईआरटी वॉलेंट्री सिग्नल है। क्यों, क्योंकि वॉशरूम अपनी मर्जी से जाते हो, इनवॉलेंट्री नहीं है, ये वॉलेंट्री सिग्नल है मिक्चुरेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ये सिग्नल हमें मिलता है। न्यूरल मैकेनिज्म है और न्यूरल मैकेनिज्म को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एनालिसिस, क्लिनिकल एनालिसिस में भी यूरिन काम आती है, जैसे कि यूरिन टेस्ट जो होते ही हैं। फिर ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन यूरिन। और जब ये दोनों फैक्टर्स मिल जाते हैं किसी की यूरिन में, अगर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज दोनों दिख रहे हैं, मतलब उसको डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको हम लोग आम भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स क्या होता है, जो कि हमारी लंग्स होती हैं, जो कि CO2 रिमूव करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट से। बिलीवर्डन और बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी लिवर जो है एक्सक्रीट आउट करती है। लिवर का भी कुछ और, जैसे किडनी तो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन कराता है। अब कुछ और ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि लिवर हो गया, आपका सलाइवा भी करता है, और फिर आपका ये भी हो गया, लंग्स भी हो गई, ये सब भी आपकी हेल्प करती हैं। फिर NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमारे स्वेट से निकलता है, स्वेट। लेकिन स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन है
स्वेट का प्राइमरी फंक्शन हमारी बॉडी को ठंडक देना है। जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी को ठंडक मिलती है। प्राइमरी फंक्शन स्वेट का क्या है? हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना। तो अगर ये क्वेश्चन में आ सकता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, नो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द sweat is to facilitate cooling, and it also helps in the removal of some waste. सेबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, इसको मार्क कर लो, स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वैक्सेस होते हैं जो कि सीबम के थ्रू हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स जो है बाहर निकालते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? जब स्किन पे देखो कभी कभी ऑयल आ जाता है ना, तो उसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स, हमारे सीबम जो प्रोड्यूस करते हैं उसी को ऑयल बोलते हैं, उसी के वजह से किसी किसी को पिंपल्स हो जाते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है थोड़ा सा सलाइवा के थ्रू भी निकलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब डिसऑर्डर्स में क्या होता है? एक हमारा यूरेमिया होता है। यूरेमिया क्या है? एक डिसऑर्डर है जिसमें यूरिया हमारा ब्लड में रिटेन हो जाता है, जिसको हमें बाहर निकालना है वो हमारे ब्लड में ही है, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। ब्लड इज टेकन आउट वाया आर्टरी, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं उस पेशेंट की। क्यों? क्योंकि अब जो यूरिया उसके ब्लड में रिटेन हो रहा है तो वो तो बॉडी के लिए टॉक्सिक है यूरिया, तो उसको हम हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर के थ्रू सेंड करते हैं। ब्लड इज टेकन आउट वाया कन्वीनियंट आर्टरी, इट इज ब्रॉट टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाती है। एंटीकोगुलेंट हेपारिन ऐड करते हैं, अगर हेपारिन नहीं ऐड करेंगे तो ब्लड तो कोगुलेट हो जाएगा, तो हम प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। कोगुलेट मतलब होना, मतलब आपस में चिपक जाना। इट इज पास थ्रू सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब से हम उसको पास कराते हैं। सेलोफेन ट्यूब से एक मशीन होती है जिससे हम पास कराते हैं, जिससे कि ब्लड प्योरीफाई होता है। और जो सेलोफेन ट्यूब के जो बाहर एक मटीरियल रखते हैं, एक लिक्विड रखते हैं, उसका जो डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उससे सेम होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। प्योरीफाइड ब्लड इज ब्रिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे करा, तब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ब्लड डाल नहीं देंगे बॉडी में, उसको बॉडी टेम्परेचर पे वापस लाते हैं। कोगुलेंट ऐड करते हैं। क्यों कोगुलेंट ऐड करा? क्योंकि अभी हमने ऊपर एंटी कोगुलेंट हेपारिन ऐड करा, तो अब हमें कोगुलेंट ऐड करना पड़ेगा। एंड इट इज रिटर्न्ड वाया वेन थ्रू द बॉडी, आर्टरी से निकाला और वेन से हमने वापस डाल दिया बॉडी में। डिसऑर्डर्स की बात करें अगर हम, तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। डायलिसिस हो गया हमारा, आर्टरी से हम उसको पंप बैक करते निकालते हैं और वेन से वापस भेजते हैं। डायलाइजिंग सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, सेम कॉम्पोजिशन होता है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड ब्लड इज पम्प्ड बैक थ्रू अ वेन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। किडनी ट्रांसप्लांटेशन है अल्टीमेट मेथड। जब यार पूरी किडनी खराब हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। अगर किसी डोनर से हम किडनी लेते हैं तो ये सोचो कि किसी फॉरेन बॉडी की किडनी हमारे अंदर आ रही है, तो मतलब हमारी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी जो WBC है कि भाई तुमने किसी फॉरेन बॉडी को हमारी बॉडी में भेज दिया है, तो वो क्या करती हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी से भी कोई भी चीज़ डोनेट कराओ, ट्रांसप्लांटेशन कराओ, तो अपने क्लोज रिलेटिव से कराना चाहिए। क्यों? क्लोज रिलेटिव में आप ही के जीन्स होंगे तो शायद बॉडी उतना ना रिजेक्ट करे, थोड़ा रिजेक्ट करे, तो उस पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी भर खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो है भाई, नहीं तो उसकी किडनी रिजेक्ट कर देगी बॉडी, एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी, सेल्फ अटैक करने लगेगी बॉडी। रीनल कैल्कुलाई, जिसको हम लोग स्टोन्स बोलते हैं आम भाषा में, जिसको बोल देते हैं ना कि किडनी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो वो कैल्शियम ऑक्सिलेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल्स होते हैं, इसीलिए जिनको स्टोन्स हो जाते हैं उनको कैल्शियम के प्रोडक्ट्स मना कर दिए जाते हैं, मिल्क चीज़ नहीं खाने को बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी होता है। जो अभी ग्लोमेरुलस ऊपर पड़ा था उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ईच एंड एवरी लाइन इज नाउ कवर्ड फ्रॉम योर NCERT and everything in a crisp manner in less than 45 minutes. So do subscribe for more such videos. Thank you.